अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 94 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का, आज उर्दू वर्जन। होमवर्क में दिया था क्वेश्चन 9, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। अच्छा हाथ खड़े रखिएगा, अटेम्प्ट किया वाले। तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया यार, कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो थोड़ा सा। तुम लोग जो 3 4 5 हाथ खड़े करेंगे, अटेम्प्ट किया। और फिर पूरी बात सुनना, फिर हाथ नीचे करना, हाथ ऊपर करो। अटेम्प्ट किया और 50% या उससे ज्यादा सही था। अच्छा ठीक है, समझ ही नहीं आई, हमें सवाल की समझ नहीं आई। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। वैसे दिल तो ये था कि मैं लाइव मेंबरशिप को डिस्कस करके एक और अहम पास पेपर आपको होमवर्क में दे दूंगी, वही नई चीज़ थी उसमें। लेकिन पहली क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, जिस वजह से सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस हो सका है। लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन डिस्कस किया और एक और होमवर्क में मैंने दे दिया। अल्लाह मालिक है, पता नहीं उसमें अब क्या होगा आपके साथ, लेकिन पासिंग मार्क्स आप ले लेंगे उसमें भी। ये टॉपिक आपका तैयार है जी। इसमें ना अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे लाइव मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है आपको देना है, जैसे स्पेसिफिक फंड्स हैं। तो कोई अब चेंज इस चीज़ के अंदर नहीं आनी है। जो मैक्सिमम चेंज थी ना, वो ये सवाल है कि जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं थे, लेजर एडजस्टमेंट से बनाने थे। आप ओपनिंग तो थे ही नहीं ना, ये पहला साल था। और क्लोजिंग भी आपने खुद हर एडजस्टमेंट से देख के निकालने थे। जैसे कल का सवाल आपने किया था इंश्योरेंस वाला, उसमें तो ओपनिंग भी निकाला था। तो ये मैक्सिमम चेंज है जो हो सकती है, इसको भी मैनेज करना सीख लेंगे। वरना वही तरतीब है, सवाल आया, फॉर्मेट बनाया, जिन वाला काम शुरू कर दिया, उन वाले अकाउंट्स बना के। ठीक है, तो टॉपिक तैयार है। अब कुछ चीजें, जैसे टॉपिक तो पहले दिन ही तैयार हो गया था, अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजें ऐड कर रहे हैं ताकि हम रिस्क को मैक्सिमम कवर कर लें, ताकि हम 70-80% मार्क्स इसमें भी इंश्योर कर लें। ये 70-80% मार्क्स मैं कहता हूं ना, हर टॉपिक में 70% मार्क्स तो लेने ही है। ये मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए कहता हूं। अच्छे बच्चे तो पूरे मार्क्स भी लेते हैं। यानी ये जो मैं कहता हूं ना कि जी टॉपिक तैयार है, 60-70% मार्क्स अब आप ले सकते हैं, इसका मतलब होता है कि इस क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा इतने मार्क्स ले, मेरे जैसा नालायक बच्चा भी ले सकता है। तो जो आप जैसे लायक बच्चे होंगे वो तो ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ये 60-70% ये है ना, समझना कि ये मैक्सिमम है आपके लिए, ये मिनिमम है। आपने इतना तो लाजमी करना है। टर्म टेस्ट आ रहा है, अब जो टर्म टेस्ट 1 के अंदर कमियां थी ना, वो पूरी करनी है। इस दफा और एफर्ट करनी है, और एफर्ट से सवाल, जैसा सवाल मर्जी आए जी, हमने तो ये समझ के बैठना है कि आईकैप का पर्चा है, 6 महीने सेव होने हैं या नहीं होने। तो मैं सीरियसली सोच रहा हूं, क्योंकि एनपीओ पूरा ही हो गया है, तकरीबन पूरा हो ही जाना है। अब ये हफ्ता भी पढ़ रहे हैं, शायद सोमवार को भी एक आधा सवाल करें, मंगल को जाके जाना होना है टर्म टेस्ट, तब तक तो इसकी यखनी निकल चुकी होगी। तो ये भी ऐड करूंगा, कैश फ्लो भी होगा, ईपीएस भी होगा, IS8 भी होगा। ठीक है, ये पिछले टर्म टेस्ट में नहीं थे। अब मैं सीरियसली ये सोच रहा हूं कि पीपीई को शायद मैं एक्सक्लूड कर दूं, लेकिन इस शर्त पे करूंगा कि पासिंग मार्क्स फिर 60% रखेंगे सब, फिर 50% नहीं, फिर 60% लेंगे। अब फिर 4 टॉपिक्स में से अगर टर्म टेस्ट देना है तो फिर 50 नंबर के टर्म टेस्ट में से पास 30 वाला होगा। चलो 30 वाला पास होगा, 25 वाला नहीं, 25 वाला 30 से नहीं चलेगा, 25 वाले को भी फेल समझूंगा। इस पे अगर आते हो तो पीपीई साइड पे करते हैं, 4 टॉपिक्स को टेस्ट करेंगे। तैयार हो? चैलेंज कबूल है? 60% 100 नहीं, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, ताकि टाइम भी कम रहे और टॉपिक्स भी कम रहे, और होना ही 50 का है। ठीक है, इंशाल्लाह ये सभी 50 का ही लेंगे, क्योंकि टर्म टेस्ट अभी करीब ही हुआ है और टॉपिक्स कम है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ो, तुमने जो मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, तुमने उसके 60% लेना है। मैं 40 नंबर का टेस्ट बनाऊं, तुमने उसका 60% लेना है। मैं 50 का बनाऊं 60%, 60 का बनाऊं 60%। तुम्हें मसला क्या है? 100 का हो, 200 नंबर का पेपर हो, उससे मसला नहीं। हाँ, जितने एक सवाल के मार्क्स लगते हैं उतने हो, ताकि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वाइज। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं तो फ्रॉड लगाता हूं तुम लोगों को, हैं? यही कहना चाहते हो? अच्छा चलो शुरू करें सवाल। ठीक है, तो चलें जी। आपकी क्लास में थोड़ा सा मुझे अब ये हुआ है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं 4 टॉपिक्स पे टर्म टेस्ट को रोकता हूं और 50 नंबर पे रोकता हूं। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह सही होगी। मैं 1-1 मिनट एक्स्ट्रा रखूंगा। और बताओ, यानी जितने मार्क्स बनेंगे ना, मैं उससे 1-1 मिनट हर सवाल का एक्स्ट्रा रख दूंगा। और बताओ, ठीक है। रीडिंग टाइम भी तुम लोग राइटिंग में लगा देते हो, इस दफा रीडिंग टाइम को ऐसे यूज करना है जैसे मॉक में और फिर आईके के पेपर में यूज करना है। कैसे? आपको अगर 50 नंबर का पर्चा है तो लेट्स से मैंने 10 मिनट रीडिंग टाइम के रख दिए, आपने वो 10 मिनट वाकई में सिर्फ रीडिंग करनी है। जैसे आईकैप आपको नहीं लिखने देता, थोड़ा प्रैक्टिस करें ना, पर्चे नजदीक आ गए। अब उस 10 मिनट में आपने, ये मैं बता रहा हूं आईकैप में क्या करना है। अब यही चीज टर्म टेस्ट 2 में, यही चीज मॉक में, और यही चीज फिर आईकैप में करनी है। रीडिंग टाइम को कैसे यूज करना है आपने, ये भी इसलिए बता रहा हूं कि अभी से प्रैक्टिस करो, वरना तो आखिर में जाते हुए बता दूंगा, मॉक में कोई करेगा कोई नहीं करेगा, पर्चे में कोई करेगा नहीं करेगा। सारा पर्चा पढ़ने बैठ जाते हैं, 15 मिनट रीडिंग टाइम, सारा पर्चा पढ़ने बैठ गए। एंड पे पता लगा कि यार शुरू से जो पढ़ा था वो तो याद नहीं रहा कि एंड पे आते आते क्या है। तो तरीका ये नहीं है। तरीका ये है, पर्चा सामने आते ही सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ो। आपको तो ऐसे पता है कि 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन पर्चा पूरा होगा तो फिर तो सारी किताब होती है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हर सवाल की पढ़ो। ईपीएस का सवाल है जी, IS8 का सवाल है जी, एनपीओ का है जी, कैश फ्लो है जी। अच्छा ये 5 टॉपिक्स हैं, चलो जी ये उठाओ हार्ड डिस्क से, रैम में रख लो। और अब सबसे पहले अपना सबसे अच्छा टॉपिक पकड़ो, कैश फ्लो बड़ा जबरदस्त है। मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे तो मेरा दिल ये है कि एमसीक्यूज पहले कर लो, जो आसान एमसीक्यूज हैं। देखो 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं तो उनमें से 5-6 नंबर के ऐसे जरूर होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ आ जाएंगे। तो आप उनको पर्चे के ऊपर छोटे नुक्ता लगा लो,
नहीं टिक लगाना, नुक्ता लगा लो, ये ए सही है, बी सही है, सी सही है। अब 5 मिनट में आपने जो एमसीक्यू समझ आते थे वो कर लिए, जो 2-3 जरा टफ लगे उनको पढ़ा, कोई 1-2 टफ होते हैं बहुत, पढ़ा नहीं समझ आया, चलो यार इसको जरा पेंडिंग कर देते हैं, ये सवाल पे आऊंगा। अब 10 एमसीक्यू है मिसाल के तौर पे, 10 तो नहीं होते, चलो 10 है, ठीक है, 2-2 नंबर वाले डाल के ना तो 7 10 है, 10 एमसीक्यूज हैं, आपने 6-7 को कर लिया प्लान, 2-3 टफ लगे उनको छोड़ दिया, जब एमसीक्यू सवाल पे आओगे उसको देख लोगे। फिर उसके बाद आप देखो कि यार ईपीएस का टॉपिक ना आसान भी लगा था, तैयारी भी ठीक है, चलो इसका सवाल पढ़ता हूं, सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा इस सवाल पे हाथ डाला जा सकता है या नहीं। अगर लगे कि नहीं ये टफ है तो किसी और तरफ जाओ, आगे बढ़ जाओ, या गवर्नमेंट ग्रांट वाला सवाल नजर आ रहा है वो देख लेता हूं, ठीक है, कोई ऐसा सवाल आइडेंटिफाई करना है सबसे आसान है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट पढ़ी थी ना, अब आपने फौरन एक नजर डालो पता लग जाता है, ठीक है, लग गया आसान, ईपीएस का सवाल आसान है तो उसको तसल्ली से पढ़ लो और उसको प्लान कर लो दिमाग में, अच्छा जी ईपीएस उसने बेसिक कही है, डाइल्यूटेड कही है, बेसिक में प्रॉफिट है और प्रेफरेंस रिडीमेबल का इरिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, इरिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड को अंडरलाइन कर लिया, प्रॉफिट को अंडरलाइन कर लिया, अच्छा जी वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने, राइट इशू भी है, बोनस भी है, अच्छा जी उसके बाद हमने जाना है डाइल्यूटेड में, तो वो सारी प्लानिंग हो गई है। अब अगर वो मिसाल के तौर पर 8 नंबर का सवाल है तो 15 मिनट की हो जाए वो 10 मिनट में हो जाएगा, तो ये चीज आपने सारा पर्चा आपने तफसील से पढ़ लिया 15 मिनट में, क्या फायदा हुआ? उन 15 मिनट में आपने एमसीक्यूज और एक आधा सवाल छोटा प्लान कर लिया, तो उसका फायदा यह होगा कि पहले पर्चा राइटिंग शुरू करते ही पहले 15 से 20 मिनट में आप 15 से 20 नंबर ले चुके होंगे, और ये वो कॉन्फिडेंस होगा जो आपको फिर लेता चला जाएगा एंड तक, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे सवाल पे पहले ही हाथ डाल लिया जो ज्यादा टाइम ले गया, तो फिर नर्व्स भी तो होती हैं, फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, तोते मैना चिड़ियां सब उड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर उस परेशानी में पर्चा जो है वो खराब हो जाता है। तो ये तरतीब अभी अप्लाई करनी है। मैं रीडिंग टाइम 10 मिनट रखूंगा, अल्लाह अगर मुझे याद ही रहे। उस रीडिंग टाइम में आप राइटिंग ना करना, ठीक है, आप प्लान करना कि कैसे हमने चलना है, ठीक है, और उसको फिर इंशाल्लाह आप अप्लाई करेंगे मॉक में भी, फिर आई कैप में भी जाके, ठीक है। इससे फायदा 15 मिनट को इस तरह से प्लान करना है, कोई 1 या 2 सवाल उसमें प्लान कर लें, कोई छोटे मोटे एमसीक्यूज में नुक्ते लगा के सॉल्व कर लें ताकि फायदा हो। फिर जब पर्चा होता, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है आपने, और हमेशा 0 से 50 की तरफ जाना है आपने। ये नहीं कहना ओ सवाल 10 नंबर गए, 15 गए, 20 गए, नहीं भाई, शुरू करो सवाल 10 आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, 25 पे पहुंच गया हूं, अब ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है 50 की तरफ जाना है मैंने। हर सवाल में आसान नंबर होते हैं, स्टार्ट से ही स्पीड मेंटेन रखनी है। स्टार्ट में ऐसे राम राम से फूल बूटे नया बॉल पॉइंट शॉपर से निकाल के फिर उसको कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद हाथ भी दर्द हो रहा है, नया पेन जिंदगी में कभी वो इस्तेमाल ही नहीं किया, पर्चे में वो इस्तेमाल करूंगा, वो दादाजी का पेन, वो भाई जो रोज इस्तेमाल करते हो वही इस्तेमाल करो, ठीक है, और जो चल रहा था प्रैक्टिस के दिनों में वही चलाओ। ये ऐसे करनी छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बड़ी अहम होती हैं। स्टार्ट से ही स्पीड अच्छी रखो, मार्क्स इंटू 1.8 करो, टाइम पूरा हो गया और टाइम ऐसे लिख लिया करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, अब आपने देखा कि जी ये 9 बज गया, 9:50 है, आपने मार्क्स इंटू 1.8 किया, मार्क्स कितने हैं जी सवाल के 20, इंटू 1.8 करो, अब 10 इधर से 26 आगे से, आपने 10-25 लिख लिया, जरा 26 बाद में देखना आसान नहीं रहता, ठीक है। अब आप सवाल करते जा रहे हो, स्पीड करते जा रहे हो, घड़ी को भी साथ देखते हो, घड़ी में फिर कैलकुलेशन नहीं ना होती, सवाल के ऊपर लिखा होता आसानी हो जाती है, ठीक है, आप घड़ी पे देखते जा रहे हो, जैसे ही 10-25 हुए आपने कहा यार सवाल तकरीबन खत्म हो ही गया, 2-3 मिनट में पढ़वा दूंगा, कर लो, ठीक है, 2-3 मिनट ऊपर लग गए, सवाल में कोई एडजस्टमेंट फंस गई है, चल यार अब तुझे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जी, अब 10:35 हो गए, 10 मिनट ज़ाया भी कर दिया, अब आगे चलो, इस तरह से करके ऊपर टाइम लिख कर फिर उसके अंदर करने की कोशिश करनी है। अब बेटा ये डू और डाई चल रहा है, ये टर्म टेस्ट है या मॉक है, ये अब डू और डाई है, इसके बाद फिर आई कैप है, या डू है या फिर नहीं, डाई नहीं, फिर डू ही होना चाहिए, ठीक है ना, कोशिश करनी है, ओके, करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। चलें फिर मैं भी अब ज़हन बदल लेता हूँ पीपीई से, और अब मॉक में पीपीई रख लेंगे, ठीक है ना, उसका नोट मॉक में बनवा लेंगे। 4 टॉपिक्स तो फिर अब ऐसे होने चाहिए कि आपकी तैयारी के बाद मंगल को इधर टेस्ट दो तो बुध को आई कैप को भी देने के लिए तैयार हो सको, कि मंगल को ये लो हमसे, हमें आज ही पास फेल कर दो इन 4 सब टॉपिक्स के ऊपर, ऐसे तैयारी करनी है आपने। और टॉपिक सारे ऐसे ही तैयार है। IAS 8 पूरे में एक सवाल छोड़ा हुआ मैंने, 8वां क्वेश्चन बैंक का, बस वो मैंने अभी नहीं करवाया, जब समझूंगा जरूरत करवा दूंगा। ईपीएस का सवाल, ईपीएस की तैयारी की हुई है मैंने, डिस्क्लोजर सिर्फ डाइल्यूटेड का नहीं बनवाया, आई कैप ने तो अभी तक बेसिक का डिस्क्लोजर नहीं बनवाया, बनवा दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को आप देख लें किस तरह से तैयार हैं। कैश फ्लो का टॉपिक है हमारा अच्छे से तैयार है। एनपीओ का टॉपिक अभी मैं आपको कल टेस्ट में दे दूं, आप पासिंग मार्क्स देने के काबिल हैं इस एनपीओ के टॉपिक। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, ये टॉपिक्स में से अच्छा खासा पर्चा आ जाता है, तो ये आपका अच्छा खासा जो है वो कोर्स कवर हो रहा है। और ये मत इंतजार करो 2-3 फरवरी से शुरू करूंगा पढ़ना, प्लीज ये समझो कि प्रेप लीव ही चल रही है, बस क्लास में आते हो जरा पढ़ के चले जाते हो, और प्रेपरेशन लीव चल रही है, और ये टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हो जो आजकल चल रहे हैं, ठीक है। मत गुंजाइश दो आजकल, मत आखिरी महीने के लिए चीजें संभाल कर रखो, बहुत देर होगी आज तकरीर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 15 एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड, ठीक है।
जैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर का पता चला, आमिर भाई बैठे बैठे जरा चेंज करके दिखाएं, जैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर का पता चला तो उधर ही रखिएगा, तो हमने फॉर्मेट बना लिया सिंपल, इनकम्स और एक्सपेंसेस में सीयू क्लब इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 15 इनकम्स एक्सपेंसेस दूसरे सफे पे आए। ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीयू क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 15। उसके बाद एक और हेडिंग भी लिखी हुई है, फंड्स एंड लायबिलिटीज, फिर एक और हेडिंग भी देखो देखो लिखी हुई है, फंड्स की लायबिलिटी। ये सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आपको पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रही, लिखी हुई हैं ये, ठीक है, मेरे पास जरा गुंजाइश नहीं थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग जनरल फंड के बाद आज मैंने एक नई चीज डाल दी, फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशन। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो सवाल के अंदर, कुछ बच्चों ने घर पे ओपनिंग के आगे ही 50,000 लिख दिया होगा, चलेगा, बस ये करना, ओपनिंग के आगे स्लैश डाल के फ्रेश कंट्रीब्यूशन लिख लेना, ठीक है, सवाल में देखेंगे। बहरहाल ओपनिंग, फ्रेश कंट्रीब्यूशन, सरप्लस, क्लोजिंग, लायबिलिटीज में नॉन करंट, करंट अलग अलग करने हैं बड़े ध्यान से। और एसेट्स की हेडिंग यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रही, चलो लिख देता हूँ फिर मिटा देंगे, नहीं मैं लिख देता हूँ फिर मिटा देंगे। एसेट्स में भी भाई नॉन करंट, और ये बचपन अब गुजर चुका हुआ है कि आप बस एसेट्स लिखें और सारे जान के एसेट्स उधर इकट्ठे ही लिख दें, ठीक है, नहीं, नॉन करंट को अलग रखना है और करंट को अलग रखना है, ठीक हो गया जी। चल, फॉर्मेट बन गया, आगे बढ़ते हैं। सीयू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 फरवरी 2015। बच्चों 31 दिसंबर 15 का की फाइनेंशियल्स बनाने, ये इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, और इसी साल में 1 फरवरी 15 से ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इनका ये साल ही 11 महीनों का होगा, लोगों का 12 महीने का होता होगा, सीयू का साल 11 महीने का है, जनवरी है ही नहीं। फिर स्पॉन्सर्स ऑफ द क्लब contributed 50 million towards general fund। स्पॉन्सर्स कहते हैं जिन लोगों ने मिलकर इस एनपीओ को बनाया। जैसे मैं कह रहा था, हमने कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ स्पोर्ट्स क्लब बना लिया, तो अब हम लोगों ने अपनी जो जमा पूंजी थी वो इसके अंदर लगा दी कि चलो यार यहाँ पे एक अच्छा इदारा बन जाए। कोई अस्पताल बनाना था, 10-12 लोगों ने मिलकर उसको पैसे पूल करके शुरू कर दिया। तो वो जो पैसे पूल किए जाते हैं वो जनरल फंड ही होता है। उन्होंने बताया भी हुआ है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ कर दिया है, जनरल फंड। तो स्पॉन्सर्स वही जिन्होंने, ओनर्स कोई नहीं है, कैपिटल नहीं है, स्पॉन्सर्स हैं जो फिर ट्रस्टीज भी होते हैं जो इसको चलाते भी हैं, ठीक है ना। तो वो जो पैसे लेकर आए वो कह रहे हैं कि जनरल फंड में हमने डाल दिए, एक बास्केट खरीदी और ये पैसे 50 मिलियन उसमें रख दिए। अब जो एनपीओ का खर्चा होगा वो इसमें से करते रहेंगे, तो इसको इनकम में नहीं डालना था, ये जनरल फंड के अंदर रखना था, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इस 50 मिलियन की एंट्री है कैश या बैंक डेबिट, और बल्कि कैश या बैंक नहीं, उन्होंने कहा है कंट्रीब्यूटेड 50 मिलियन टुवर्ड जनरल फंड फॉर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड प्लेस द अमाउंट इन द बैंक। वैसे अलग बात है कि कैश एंड बैंक ही लिख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये बैंक डेबिट जनरल फंड क्रेडिट किया हमने, लेकिन हमारे पास नीचे रिसीट एंड पेमेंट इकट्ठा आ रहा था, और रिसीट एंड पेमेंट में रुपीज इन थाउजेंड्स है, तो फिर 1000 में ही सवाल कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में बच्चों को ये बताया कि देखें सूरतें दो हो सकती हैं। कभी ऐसा होगा कि ऊपर जैसे कैश फ्लो का सवाल था, बैलेंस शीट है 1000 में और नीचे एडजस्टमेंट मिलियंस में। ऐसी रिसीट पेमेंट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर का टॉपिक है, ये एनपीओ का, रिसीट पेमेंट 1000 में है, नीचे हो सकता है रुपीज में या मिलियंस में हो, तो कोई एक तरफ चलेंगे ना, ठीक है। ज्यादा बेहतर क्या है, ज्यादा बेहतर ये है कि जैसे कैश फ्लो का सवाल था, बैलेंस शीट जिसमें गिवन है 1000 में है तो 1000 में कर लो, क्योंकि ज्यादा फिगर्स वो होंगी। रिसीट पेमेंट अगर 1000 में है तो 1000 में कर लो, और बाकी सारी चीजें उस हिसाब से सही कर लेना। एक छोटी सी गलती थी सवाल के अंदर प्रिंटिंग की, ये 1760,000 है, 1760,000, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, यहां पे मैंने लिखा भी था करेक्शन, वो भी मिटा गया, ये करेक्शन रिक्वायर्ड लिखी तो अगली बार के लिए थी, लेकिन ये यहां पर करेक्शन है, ठीक है। अच्छा चलें छोड़ें, वो तो मैंने अपने लिए लिखा। तो ये 1760 की फिगर जो है 1760,000 है, ओके। अच्छा चलिए शुरू करते हैं अब। हाँ, पहली एंट्री तो बन जाएगी बैंक डेबिट जनरल फंड क्रेडिट। तो वो जब रिसीट पेमेंट की एंट्री शुरू करेंगे तो इसको जनरल फंड में लिख देंगे। मैं ये कह रहा था कि किसी ने पुराना फॉर्मेट के हिसाब से ना ओपनिंग जनरल फंड, ये पहले इधर नहीं था, मैं नजर नहीं आ रहा था, अच्छा आपने थोड़ा गुजारा कर दिया। अच्छा, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसे लिखते हैं ना। तो ओपनिंग के आगे ही इन्होंने 50 लिख दिया तो काम चलेगा। हम बहुत ज्यादा कर लो तो क्या कर लो, ओपनिंग के आगे स्लैश डाल के फ्रेश कंट्रीब्यूशन लिख लो। मैंने लेकिन आज लाइन आइटम नया ऐड कर दिया, ओपनिंग के बाद फ्रेश कंट्रीब्यूशन का भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट समरी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 दिसंबर, यानी
यानी इस रिसीट पेमेंट के अंदर सिर्फ इन 11 महीनों की रिसीट्स और पेमेंट्स हैं, 12वां तो है ही नहीं ना हमारे, ठीक है। अच्छा, अब आज डिफरेंट हो गया सवाल, क्योंकि आज रिसीट पेमेंट के बाद कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो उसी तरह से रिसीट पेमेंट का पकड़ लो और हर चीज़ को लेजर में लेकर जाओ, फिर किसी का लेजर बनना था नहीं बनना था वो समझ में आया बाद में, तो उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर ये है कि हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ के रिसीट पेमेंट में जो फिगर हिट होगी, लाइक ट्रायल बैलेंस जैसे इंट्रो में करते थे, उसको उठा लेंगे, बाकी एंड पे देखेंगे अगर को बच गया तो एंड पे उसको भी लिख लेंगे। वैसे बचना कोई नहीं आज के सवाल में, ठीक है, ये नहीं बच दे। तो कुछ इस तरह से बात हो रही है। पॉइंट 1 में सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, पॉइंट 2 में सेल ऑफ बेवरेजेस, पॉइंट 3 में परचेज ऑफ बेवरेजेस। तो ये तो हो गया ना कंट्रीब्यूशन, स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग फी भी वहीं पर लिखी हुई है और सब्सक्रिप्शन भी क्या होती है, फर्क बता देता हूँ। सेल ऑफ बेवरेजेस पॉइंट नंबर, ये भी 1 में ही था ना, पॉइंट नंबर 2, और परचेज ऑफ बेवरेजेस इस तरफ आ रहा है, वो पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। ऐसे ही अगले पॉइंट में सैलरीज हैं, फिर रेंट है, तो सैलरीज पे पॉइंट 4 लग रहा है। ऐसे ही जब आएंगे ना यहाँ पे पॉइंट 4 सैलरीज और पॉइंट 5 रेंट, फिर आगे कुछ 6 में कोई प्लॉट ऑफ लैंड के एडवांस की बात कर रहा है गालिबन, ठीक है, तो नंबर 6 इसके साथ रिलेट कर रहा है। ये फिगर्स पढ़ते जाएंगे तो नजर भी आ रही होंगे, सवाल पढ़ते, इसलिए कहा सवाल पढ़ के सवाल करना शुरू करते हैं, सवाल पढ़ते हुए पता लग जाएगा कि ये चीज़ें वहाँ हिट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, यूटिलिटीज़ के साथ हिट हो रहा, तो यूटिलिटीज़ ये पढ़ी है पॉइंट नंबर 7, ठीक है। पॉइंट 8 में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी ऊपर पड़ी हुई है, पॉइंट नंबर 8 आ गया। पॉइंट 9 में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पॉइंट 9 में रिपेयर मेंटेनेंस है, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस पड़ा है, पॉइंट 9 जब पढ़ेंगे तो उसमें से इसको उठा लेंगे। और पॉइंट 10 में फर्नीचर, फिक्सचर्स और वैन की डेप्रीसिएशन की डिटेल बताई है और डेट ऑफ एडिशन बताई है। तो फिक्सचर्स को, फर्नीचर को, ये फिक्स एसेट भी आज खरीद रहे हैं, इनको हमने पहले रिकॉर्ड कर लेना है एज एन एडिशन और फिर उनकी डेप्रीसिएशन करनी है। तो पॉइंट 10 में हम ये वैन और फिक्सचर्स को देख रहे हैं, ये आप घर पे देखेंगे, मैंने नहीं करवाई है, इतनी आसान बात क्या करवानी, ठीक है। अब सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें कहानी नजर आई है वो ये है, स्पॉन्सर्स ऑफ द क्लब कंट्रीब्यूटेड 50 मिलियन टुवर्ड्स जनरल फंड। तो ये डबल एंट्री ऑलरेडी बैंक डेबिट हुआ पड़ा है, इसको कर लेते हैं पहले, फिर आगे सवाल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एंट्री बनी रिसीट पेमेंट 50, ओपनिंग कोई नहीं आ रहा, ओपनिंग कोई नहीं आ रहा, क्यों, पहला साल है, ठीक है। तो 1 फरवरी को ये पैसे आए, एंट्री बनी रिसीट पेमेंट डेबिट। अच्छा, ओपनिंग जनरल फंड आप 0 कर लो, कोई बात नहीं, ये 50,000 यहाँ पर लिख लो आप, 50,000 से फ्रेश कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, 1000 में, रुपीज इन 1000 ऊपर लिखा हुआ है, ये नजर नहीं आ रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रुपीज इन 1000, ठीक है जी, ये देखो नजर आया, ये लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ था ना, उधर जगह नहीं, ठीक है। तो रुपीज इन 1000, सारा सवाल मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमने किसमें करना है, 1000 में। कोई मिलियन होगा उसको भी 1000 में कर लेंगे अब, और कोई वैसे दे देगा सीधा जैसे नीचे लिखा हुआ है, तब भी हम उसको 1000 में ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा फिगर्स हमें यहीं से 1000 वाली मिलनी है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी ज्वाइनिंग फी और फिर सब्सक्रिप्शन इनकम। इसको छोड़ो, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट 1 पे आए। ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50 रुपए, 1000 नहीं, क्योंकि 1000 में सवाल करने हम, ठीक है ना। ये ज्वाइनिंग फी क्या होती है पहलवान, ज्वाइनिंग फी क्या होती है, जब जिम शिम में जाओ दाखिला लेने तो एक बार वो पहली बार पैसे ले लेते हैं, ठीक है, एडमिशन फी, ज्वाइनिंग फी, जो भी कहें, ठीक है। ये वंस होती है और ये वापस नहीं होती है, और इसके अगेंस्ट बस मेंबरशिप दी जाती है। और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, जो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, एडवांस में भी हो सकती है, एरियर में भी हो सकती है, वो रूटीन है, ठीक है। अब वो कहता है जी ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50। बचपन में एक बात बताई थी, आखिरी लाइन में बैठे हुए भाई, बचपन में एक बात बताई थी, आप आ जाए हो काफी दिनों बाद, हाँ रोज आते हो, जगह बदल लिया आपने, किधर बैठते थे पहले, अच्छा चलो ठीक है। तो मेरा सारा केमिस्ट्री सारी खराब हो गई। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि इनकम हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब अर्न कर पैसे आ जाए, नहीं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का, आप कैश बेसिस फिर रहे हो बेटा, अभी तक वो पैसे आ गए तो कैश बेसिस अकाउंटिंग है। हम इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसे अर्न कर लें, गुड्स हैं तो डिलीवर कर दें, सर्विसेज हैं तो रेंडर कर दें, पैसे आए ना आए हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते थे। खैर यहाँ पैसे आ गए हैं, बट मेरा मकसद कहने का, यहाँ बात रिवाइज करने का ये था, मेरा सवाल ये था कि ज्वाइनिंग फी क्या किस लिए है, फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप। तो ये किस दिन इनकम बन जाएगी, जिस दिन केडी सर्विस, जिस दिन मेंबरशिप दे देंगे, यानी जो बंदा मेंबर बन गया उसने ये 50,000 दिया, ये उस दिन इनकम बन गया, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज होगी जो सर्विसेज के अगेंस्ट हमने मतलब पैसे रिसीव कर लिए और उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज देनी होती हैं।
अब सर्विसेज एक ऐसी चीज है जो शॉपर में डाल के नहीं पकड़ा दी जाती पहले दिन, ये पकड़ो 1 साल की सर्विसेज ले जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं होता, बल्कि सर्विसेज वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। अब ज्वाइनिंग फी जब मेंबरशिप अवार्ड होती है तो उस पर 50,000 है, आगे कहता है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो 24,000 है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000 है। अच्छा, अगली बात बाद में देखते हैं, इसको फिलहाल छोड़ो, ठीक है। और मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड एज फॉलोज। मार्च में हमारे 112 मेंबर आए, मतलब 112 लोगों को हमने मेंबरशिप अवार्ड कर दी। जून में 98 हो गए, प्लस करते जा रहे हैं। सितंबर में 101 हो गए, दिसंबर में 105 और आ गए, तो ये टोटल 416 मेंबर्स हमारे इस साल में हो चुके हैं। अब ये 416 के 416 ऐसे हैं जो जिस दिन आए होंगे उस दिन इनसे हमने 50,000 रुपये लिए होंगे ज्वाइनिंग फी की मद में। इसका मतलब अगर 50,000 एक ने देना है तो 416 मेंबर्स ने कितने पैसे दिए होंगे, जरा 1000 में बताओ, 15 to 4 800, ऊपर देखो, खैर से यही फिगर आ रही है, यानी जो बनते थे वो आ गए, जो बनते थे वो आ गए। अच्छा चलो इसकी एंट्री पास भी कर लेते हैं, रिसीट पेमेंट डेबिट। अब ये कोई एडवांस इनकम नहीं है, बस मेंबरशिप अवार्ड करने के 50,000 थे, कर दी अवार्ड, ठीक है। तो ज्वाइनिंग फी इनकम्स में है, बस इनकम लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग फी क्रेडिट कर दें, ज्वाइनिंग फी कितना जी, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट डेबिट, ज्वाइनिंग फी क्रेडिट। भाई आप बैठ के क्यों नहीं काम चला पा रहे हैं? अच्छा चले बैठ जाए जी, ठीक है। एंट्री क्या बनी, रिसीट पेमेंट डेबिट, ज्वाइनिंग फी क्रेडिट। अगली बात, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन एनुअल है 24,000, यानी कि हर साल की सब्सक्रिप्शन, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है, 24,000। लेकिन वो कह रहा है ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जो आता है बंदा उसे कहते हैं पहले तो 50,000 की मेंबरशिप लो, फिर उसे कहते हैं 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में। तो हमने नया काम शुरू किया, पैसों की हमें जरूरत है, जाहिर है 3 साल फिर तुम वेव स्किल करना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देनी, लेकिन सब्सक्रिप्शन 3 साल की एडवांस। इसका मतलब 416 मेंबर्स आए, हर मेंबर ने 24,000 पे किया। नहीं, 24,000 तो एनुअल है, 24,000 इंटू 3 साल के पैसे हर एक ने जिस दिन आया उस दिन दिए, और टोटल 416 लोगों ने ये पैसे दिए 29952, और इत्तेफाक से यही फिगर ऊपर नजर भी आ रही है, ठीक है, ये ठीक है। एक को डबल एंट्री करते हुए टिक करेंगे, बात समझ आ गई। अब इसकी डबल एंट्री भी कर लो, ये सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन का हम लेजर ओपन कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के लेजर में ना कोई ओपनिंग में रिसीवेबल है ना कोई एडवांस है, क्योंकि यकम फरवरी को तो काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन इनकम आपके लिए लिखा करता हूं, इनकम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम के अकाउंट में ये पैसे का आना रिकॉर्ड करना है, किस तरफ करेंगे, रिसीट पेमेंट डेबिट, ये टिक कर लेना, टिक कर लें, ये डबल एंट्री टिक करें ना, रिसीट पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 29952, ठीक है जी। रिसीट पेमेंट लिख लो, कैश एंड बैंक लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक हो गया। अब इनकम के लेजर में आपको पता है इस तरफ इनकम आया करती है, और अगर क्लोजिंग में एडवांस होगा तो वो एडवांस आएगा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर क्लोजिंग लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और अगर रिसीवेबल हुआ तो, ठीक है। अब रिसीवेबल कितनी आएगी सब्सक्रिप्शन, कोई बता सकता है? 1 रुपया रिसीवेबल नहीं होना, क्योंकि हर बंदा अगले 3 साल के पैसे एडवांस में लेके गया हुआ है, तो रिसीवेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगली टेंशन होगी शुरू, अगर 3 साल के पैसे हर एक से ले लिए हैं तो फिर बहुत सारे पैसे एडवांस में भी लिए हैं जो कि लायबिलिटी है। अब ये 2 चीजें मिसिंग हैं और दोनों ही निकल सकती हैं। हम आसान की तरफ जाएंगे। पहली बात, हर साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है, 24,000, यानी अगर 12 महीने सर्विसेज दें तो 24,000 हम इनकम बना सकते हैं, ऐसे ही है। अब 2 तरीके हैं, या तो हम यूं कहें कि यकम मार्च को, यकम ये अज्यूम करेंगे ना, वो कह रहा है मार्च में जो आया उस दिन वो पैसे दे देगा, तो मार्च से हम उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जो बंदे मार्च में आए, हम यूं भी कह सकते हैं कि मार्च से लेके 31 दिसंबर तक इस साल में 10 महीने उन्हें सर्विसेज दे ली। इसका मतलब 3 साल के पैसे लिए थे, 2 साल 2 महीने के पैसे इन मार्च वालों के एडवांस।
फिर जून वालों को हमने 7 महीने की सर्विसेज दे दी, तो इसका मतलब इन जून वालों के 2 साल और 5 महीने हमारे पास एडवांस। ये मुश्किल वाला काम है वैसे। सितंबर में 101 लोग आए, इनको हमने 4 महीने की सर्विसेज इस साल में दे दी, ठीक है, और 2 साल और 8 महीने इनके एडवांस, और ऐसे ही 2 साल और 11 महीने एडवांस, ठीक है। तो क्लोजिंग एडवांस निकल सकता है। लेकिन इससे भी आसान काम क्या है? आसान काम यह है कि इस पूरे साल की सब्सक्रिप्शन इनकम जो बनती है वो 24 है, लेकिन पूरे साल की सर्विसेज दी ही नहीं है। तो अगर हम जितने पैसे रिसीव किए हैं पहले उसमें इनकम निकाल लें, वो माइनस करें, तो बाकी सारा एडवांस नहीं बच जाएगा। और ये निकालना आसान है। जैसे मार्च वालों को इस साल में 10 महीने सर्विस दी, जून वालों को 7 महीने, सितंबर वालों को 4 महीने, दिसंबर वालों को 1 महीना, ये आ गई इनकम, बाकी सारा ही एडवांस, ठीक है। तो दोनों सूरतें थी, आसान की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ना एक बात याद आ गई, ओए होए, एक्रूअल प्रीपेमेंट का टॉपिक चल रहा था उन दिनों में। अभी हम चल रहे थे, फिर रहे थे, कोई 40-50 लेक्चर के एड़ गेड़ ऐसे ही था ना। 2.5-3 दिन हमने टॉपिक पे लगाए थे, नहीं जान छोड़ी उसने भी फिर हमारी। तो मैंने पहले भी कल भी अर्ज किया कि हमारे सिलेबस में एक्रूअल प्रीपेमेंट नहीं था, लेकिन हमने 3 दिन उस पर क्यों लगाए थे? इसी वजह से कि हर जगह पे ये पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने एक जुमला लिखवाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद है या नहीं ये मेरा मसला नहीं है। मुझे बस ये मसला याद है कि मैंने वो अपनी कॉपी पे लिखा नहीं था, मेरी कॉपी मेरे रजिस्टर पे लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मसला है, मैं सबूत के तौर पे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे आप लोगों में पूरा एतमाद है कि आप लोग मान जरूर लेंगे। याद होगा आपको, इंटरेस्ट की एक्रूवल पढ़ रहे थे ना, तो हमने स्टेप्स लिखे थे। मैंने कहा था सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे, फिर कैश लिखेंगे, फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे और बैलेंसिंग एक्सपेंस। लेकिन उस दिन मैंने एक जुमला लिखवाया था, इंटरेस्ट शुरू हुआ, मैंने कहा था अगर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले भी निकल सकती है। याद है कुछ? कितने बच्चों को यह बात याद आ गई? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। अपना रजिस्टर खोलोगे तो वो लिखा होगा, लेकिन वो यूज नहीं करना। आज एक नई चीज उस जैसी लिखवानी है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, रेंट, अगर प्रॉपर्टी का रेंटल कितना है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, जितना भी है वो, अगर रेंटल पता लग जाए, प्रॉपर्टी जिस दिन से एक्वायर की वो पता लग जाए, तो हम रेंट एक्सपेंस पहले निकाल सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना पड़े, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो, डेट ऑफ लोन ना गिवन हो तो हम साल का पहले रिज्यूम करते थे, डेट गिवन हो तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो काम मैंने अभी किया, इसको उसूल के तौर पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। वो मैं क्या लिखवाऊंगा पहले सुनो, मैं भी आपको क्या लिखवाने लगाऊं। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दे तो हम इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। हालांकि पुराना असूल एक रूल का क्या था? ओपनिंग निकालेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे और बैलेंसिंग एक्सपेंस या इनकम। अब आप कहोगे उसूल में तो क्लोजिंग निकालना था, आज आप बड़े दौड़ के उधर चले गए, भैया आसानी लगी उधर चला गया, ठीक है। तो उसूल भी हमने लिखा था पहले एक्सपेंस के केस में, आज इनकम केस में भी लिख लो, ठीक है। उस वक्त शायद मैंने बात की भी थी, इसको जाके हम एनपीओ के अंदर बात करेंगे इनकम पे बहुत ज्यादा। बहरहाल आपने सब्सक्रिप्शन का जो लेजर ओपन करना है, उसमें जिस तरफ इनकम आनी है उस इनकोमे पे स्टार लगाओ और सफे के टॉप पे, बॉटम पे, सज्जे पे, खबे पे, कहीं पे भी कुछ लिख लें, ठीक है। कुछ ना लिखें, जो लिखवाऊंगा वो लिखें, लेकिन कहीं पे भी लिख लें, ठीक है। अगर सवाल में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, अगर सवाल में, हाइब्रिड वालों सब सही जा रहा है, ऑल ओके है। अगर सवाल में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, ऑनलाइन वालों को क्या मसला होना है, रजाई में घुस के बैठे होते हैं, टेक लगा के, 3 तकिए पीछे कमर के रखे होते हैं, चाय का कप साथ पड़ा होता है, ओए होए होए मेरे साथ चाय कप पड़ा, मैं पढ़ा रहा हूं, ओए होए होए, इस वक्त तो सिर्फ पानी है। आप लिखें, अगर सवाल में पानी ना पीने देना है, अगर सवाल में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, नंबर ऑफ मेंबर्स, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दे। जिन्होंने आंखें बंद करके लिखा होगा, मतलब सुना होगा, उनको तो नहीं पता लगा होगा मैंने पानी पिया है ना। अगर सवाल में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, नंबर ऑफ मेंबर्स और ज्वाइनिंग डेट बता दे तो हम इनकम पहले भी, तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकम के लिए यही चीजें चाहिए होती है ना। तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल में यही आसान काम है। तो 2.1 में मैं सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लेता हूं। अब किन्ने आए जी फरवरी मार्च विच किन्ने आए जी? सबसे ज्यादा बंदे मार्च में ही आए थे, नया नया क्लब ओपन हुआ। अब इनकम निकाल रहे हैं, इनकम तो पूरे साल की इनकम है 24, लेकिन हमने इनको इस साल में सिर्फ 11 महीने, 10 महीने, मार्च से दिसंबर तक ये सर्विस दे ली। फिर जूने में कौन आया, कितने आए? 98,
और हर एक ने 24-24 दिया, लेकिन इनको हमने जून से दिसंबर तक 7 महीने की इनकम पहले निकाल लेंगे, कैश लिखा हुआ है, इनकम इधर आएगी, क्लोजिंग सारा का सारा, फिर बैलेंसिंग क्या है, एडवांस। ठीक है, फिर जी अपना सितंबर में आए 101 हज़रात, तो 101 इंटू 24, लेकिन इनको 4 महीने सर्विस दी तो इतना इनकम में डाल दो, और एंड पे आए 105, दिसंबर में 105 आए। अब इनको सिर्फ 1 महीने की सर्विस दे रखी है हमने, तो 1/12 जी बताएं फटाफट। 112 वाला पहला, डबल 40,137, ऊंचा बोला करो ना थोड़ा सा, 808,210, टोटल 4630। ठीक है जी, 4630 ये हमारे पास आज वर्किंग 2.1 से आया है, वर्किंग 2.1 से 436 लिखा भी वही था, 4630। ठीक है, अब ये इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, लेकिन पहले यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 25,322। ठीक हो गया जी। चलो अब इनकम में 4630 आ गया, इनकम में ब्राइटनेस कम करके बैठ जाए आमिर भाई। 46 सब्सक्रिप्शन लिख लेने दो मुझे, वर्किंग 2.1 4630, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी होती है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये भी हमने वर्किंग 2 में निकाला है ना जी, ये आ गया 25,322। ठीक है जी, ठीक नहीं है, इधर ही रखें, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या हो रहा है भाई साहब, सर्विसेज वक्त गुजरने के साथ साथ दी जाती हैं, तो अगले 1 साल में जो सर्विसेज दी जाएंगी उतनी लायबिलिटी इनकम बन जाएगी, और बाकी उससे अगले साल में बनेगी। तो जहां कहीं मुमकिन होगा इस टॉपिक में करंट नॉन करंट अलग करना, वो करेंगे। ठीक है, करना पड़ेगा, किए बगैर चारा नहीं है। इधर देखो, हम इस वक्त 31 दिसंबर 2015 पे हैं, फिर 31 दिसंबर 2015 पर टोटल 25 कितना लायबिलिटी है, 25,322, ये हम पर लायबिलिटी है। लायबिलिटी टू पे कैश नहीं है, बल्कि लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे IAS 23 में लोन होता था, हम कहते थे लायबिलिटी टू पे कैश है, जितना कैश अगले 12 महीनों में पे हो जाए वो करंट, बाकी नॉन करंट। ये लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज है, तो जितनी सर्विसेज अगले 12 महीने में हम रेंडर कर देंगे वो इनकम बन जाएगा ना, तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद है, एक भाई खड़ा करके हम उसको ऐनक लगवाते थे और कहते थे ये ऐनक जो है सिर्फ 12 महीनों तक देख सकती है, अगले 12 महीनों को देखें, जितनी अगले 12 महीने में इनकम बनती नजर आ रही है। देखें, नॉन करंट निकालना हमेशा ही मुश्किल हुआ करता है हर दफा, क्योंकि नॉन करंट कई साल पे फैला होता है, तो अब नॉन करंट निकालें तो वो मुश्किल है। आसान क्या है, पहले करंट पोर्शन निकाल लें। तो वो आसान क्यों है, क्योंकि ये लायबिलिटी है हमारी 416 मेंबर्स के अगेंस्ट, उनके सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट हम पे लायबिलिटी है। अब ये 416 31 दिसंबर 15 तक सारे के सारे मेंबर बन चुके हैं, तो यकम जनवरी 16 से ही पहले ही दिन से इनको सर्विसेज देने लग जाएंगे हम, और पूरा साल सर्विसेज देते रहेंगे। आपको जी को मर जाए तो फिर उस वक्त देखेंगे, कुछ छोड़ जाए तो उस वक्त देखेंगे। बात समझें, अभी क्या सिचुएशन सामने है वो तो यही है। सर नए मेंबर आ गए तो तब देखेंगे, फिलहाल ये लायबिलिटी 416 की है, 416 के 416 पहले दिन ही मेंबर होंगे अगले साल, और पहले दिन से उनको सर्विसेज देनी है, तो फिर अगले साल पूरा साल उनको सर्विसेज दे लेंगे। तो बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि ये 322 के 2 टोटे कर दें। ठीक है जी, एक टोटा कहलाएगा करंट टोटा। ये करंट टोटा कैसे निकलेगा, करंट टोटा निकलेगा 416 इंटू 24, सालाना सब्सक्रिप्शन, सारा साल, 1 साल की सब्सक्रिप्शन 24, और सारा साल सर्विस देनी है, तो सारे का सारा इनकम कितने मेंबर्स का, 416 का, तो टोटल आ गया 9984 टेलीफोन। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट, बाकी क्या नॉन करंट। ठीक है, अब नॉन करंट कैसे निकलेगा जी, नॉन करंट ये बैलेंसिंग। ठीक है जी, कितना 15,338। लेकिन बच्चों ये पेड़ लगाओ, फिर इस पे 2 शाखें लगाओ, फिर 2 उल्लू बिठाओ, इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं करना पर्चे में तो आपने बस ये लेजर बना लिया। जिस वक्त ये लेजर बन गया, ये इनकम चली गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर ये 25,322 की लायबिलिटी है। ठीक है, ये लायबिलिटी में से पहले करंट पोर्शन वहीं कैलकुलेट करेंगे और फिर नॉन करंट को
नॉन करंट निकालने के लिए टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल 25 200 322 जो है ये 25 322 टोटल लायबिलिटी है। लेकिन मसला क्या है, आमिर भाई बैठ जाएं, मसला, अच्छा बैठेंगे, गुड। मसला ये कहां से आया, वर्किंग टू से। मसला ये है कि इसमें कुछ करंट भी है कुछ नॉन करंट भी, तो पर्चे की तरतीब वो नहीं ये है, ठीक है। पर्चे में यहां पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, बस करंट पोर्शन लिखने की जरूरत ही नहीं, बस लिखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब करंट में लिखी हुई है तो ये करंट ही हुई ना, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और यहां पे आपने लिखा 416 इंटू 24, ठीक है। तो कितना आया 9984। अब अगर 9984 करंट है तो टोटल में से इस 9984 को माइनस कर दो तो बाकी आ जाएगा 15338 और ये नॉन करंट है। इन दोनों का टोटल आज भी 25 322 ही है। ये सारे का सारा हम पे लायबिलिटी है, बस कुछ करंट और कुछ नॉन करंट। लेकिन ये सवाल फिर भी करेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट भी ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सवालों में आती रहती हैं, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे इकट्ठी कर दी ना उसने। अब आगे ये होता है कि किसी सवाल में जैसी एक आ गई, किसी में दो आ गई, तो इसलिए सवाल करवाया जा रहा है। ये जी अभी तक की कार्रवाई ये है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़े। तस्वीर तो नहीं बना रहा हाइब्रिड में, अब यहां से नजर भी नहीं आ रहा। आमिर भाई आपसे दूर हो गए आज जी। हैं सेल ऑफ बेवरेजेस ट्रेडिंग एक्टिविटी, आज तो उसने रिक्वायरमेंट में नहीं कहा था, कोई बात नहीं है, पता लग गया तो वर्किंग ओपन कर लेंगे। मैंने पहले ही ओपन की हुई थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, जिसमें सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीपी होगा। अदर एक्सपेंसेस का पर्चे में ये तरतीब ही रखनी है आपने। ट्रेडिंग एक्टिविटी सवाल पढ़ते पता लग जाएगा। वर्किंग वन आप ये ओपन करोगे तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, 2 लाइनें नीचे आते खाली छोड़ देना, कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा इधर वाला ना आ जाए। जैसे कल था सैलरीज वेजेस क्लब हाउस इनकम एक्सपेंडिचर में, सैलरीज एंड वेजेस कैंटीन वो इधर आ गई थी। ऐसे ही यहां पर कुछ स्पेसिफिक खर्चा भी हो सकता है, नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो अलग लिख देंगे। ओके चलिए जी, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। अब वो कहता है पॉइंट 2 में ट्रेडिंग एक्टिविटी है, द ज्वाइनिंग ऑल सेल ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये नॉर्म है, यहां पे भी ये कैंटीन है मिसाल के तौर पे, वहां पे अगर मेरा खाता लगा हुआ है तो अच्छा है ना जाना सारे, अच्छा तो वहां पे खाता लगा हुआ है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि अगर जो है वो मैं चाय मंगवाऊं तो मैं उसके पैसे भी भेज रहा हूँगा, वो लिखते रहेंगे मेरे खाते में। और जब ये महीना एंड होगा तो जाहिर सी बात है उस महीने के एंड होने के बाद ही अगले महीने के पहले 2-3 दिन में ही बिल्स आते हैं, पता लगेगा कितना खाया पिया तो तभी उससे उस महीने का बिल फाइनल होगा ना। तो ये एक नॉर्म है, ये भी यही करते हैं। ये सेल ऑफ बेवरेजेस इस क्लब के अंदर जो कर रहे हैं वो मेंबर्स, जो मेहमान आते हैं, ये बोतलें चाय बिस्किट, चलो बेवरेजेस उन्होंने लिख दिया तो बोतलें चाय जूसेस, ठीक है, ये जो जाते हैं इनको साथ साथ वो साथ बिल नहीं लेकर आते। मेंबर्स प्रेस्टिजियस मेंबर्स हैं हमारे, ऐसे थोड़े, ये 3-3 साल के उन्होंने हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है, कोई ऐसे तो भागे थोड़े जा रहे हैं कहीं, ठीक है। तो हमने ना उनका खाता लगाया हुआ है, ठीक है। अब पूरे महीने वो यहाँ पे बेवरेजेस के बिल उनका ऐड होता रहता है, वो जो इस्तेमाल करते रहते हैं, ये जूस बोतलें वगैरह मेहमान आ रहे हैं, पूरे महीने बाद उनको महीना खत्म होने के बाद अगले दिन अगले हफ्ते के अंदर अंदर बिल रिसीव हो जाता है, ठीक है। एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। अच्छा, अब इस जुमले का मतलब आप लोगों ने क्या लिया, यानी कि अगर सी व्यू वालों ने बेवरेजेस बेची जनवरी में, जी मत करो जनवरी में कहां से बेच ली, यहीं रोको, जनवरी का तो नाम ही मुझे नहीं लेने देना आप लोगों ने, खुदा के लिए होश से बैठे हैं। जनवरी कौन सा जनवरी, फरवरी में वो लोग आए हैं, जनवरी का नाम भी नहीं लेने देना। ओके अच्छा चलो फरवरी से शुरू करते हैं जी। फरवरी में जो सेल ऑफ बेवरेजेस हुई उनका बिल हमने भेजा मेंबर्स को मार्च में, लेकिन पैसे फरवरी में ही आ गए। शुक्र है कॉमन सेंस जिंदा है। यहां से ना 2 तरह के जुमले निकलते थे, एक कॉमन सेंस वाला और एक अनकॉमन सेंस वाला। कॉमन सेंस वाला क्या था, सिंपल, मैं फरवरी बोलता हूं, फरवरी के महीने की सेल का बिल मार्च के पहले हफ्ते में बिल्ड भेजा जाता है, बिल बनता है, और कॉमन सेंस, और पेमेंट फिर उसकी अब मार्च में ही होती है। ये नॉर्मल भी है। अब अनकॉमन क्या है इस जुमले को, ये खाम खा ओवर थिंक करने वाले थे ना, वो ऐसी बातें सोचते हैं। जो देखें कॉमन सेंस वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं, कामयाब भी वही हो जाते हैं, चीज पढ़ी बस जो नजर आ रहा है वो कर दिया। अब कुछ मेरे जैसे तो नहीं, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता था, कुछ होते हैं जिस तरह सोचते हैं, ऑल सेल्स आर बिल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। फरवरी की सेल का बिल तो जाएगा मार्च में, बट द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ, लेकिन पैसे फरवरी में ही आ जाएंगे। ये कैसी बात हुई,
कितने बच्चों को ये लगा था? अच्छा मान दो, मैं कुछ नहीं होता, कितने बच्चों को लग रहा था? अच्छा सुनो, ऐसे नहीं होता भाई। बिल फरवरी का मार्च में जाना है तो बिल आपको फरवरी के वापडा का बिजली का बिल जो है वो फरवरी का आना मार्च में, आप पे फरवरी में कर दोगे। वो सेम मंथ का मतलब यह है कि जिस महीने में बिल जाता है फिर उसमें पे भी हो जाता है। ठीक है, तो सादा बात ये थी, फरवरी का बिल मार्च के पहले हफ्ते में जाता है और फिर उसी महीने में यानी मार्च में ही पे भी हो जाता है। ओके, इसका मतलब हमारी फरवरी की सेल, जनवरी की तो है नहीं, फरवरी की सेल के पैसे आ गए मार्च में, मार्च के पैसे अप्रैल में, अप्रैल के पैसे मई में, अक्टूबर के पैसे नवंबर में, नवंबर के पैसे दिसंबर में, और दिसंबर के पैसे नहीं आए ही नहीं। मैं कहूंगा आया ही नहीं क्योंकि जनवरी अभी आया ही नहीं अगले साल का। इसका मतलब आज डेबिटर हैं, डेबिटर कहते हैं। अच्छा, कौन कौन शुरू में अकाउंटिंग में डेबिटर कहता था इनको? तो शुरू में डेबिटर। अच्छा जी भाई, वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसे इंतजार कर करके आज डेटर का लेजर आया, कैसे ना बनाए तो बना लेते हैं डेटर का लेजर। ठीक है, तो डेटर ऑफ बीईवी, बेवरेजेस के डेटर्स। जी बच्चों, अब ब्रॉड डाउन बस बता दो मुझे, बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। हैं? क्यों ब्रॉड डाउन क्यों? अच्छा सॉरी, चलो ये तो जीरो हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या गिवन है हमें? सेल ऑफ बेवरेजेस। ये रिसीट एंड पेमेंट में है, यानी ये पैसे आए हैं, इसकी एंट्री क्या होगी? रिसीट पेमेंट या कैश बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। 1500 है, लो भाई, कैश एंड बैंक लिखो, रिसीट एंड पेमेंट लिखो, आपकी मर्जी। अब वो क्या कह रहा है जरा देखो, हमारे ज़हन में भी ये बात आ चुकी है कि अगर हर महीने का बिल अगले महीने बन रहा है और उस महीने में पैसे आ रहे हैं तो फिर दिसंबर वाले के पैसे नहीं आए होने। कितने नहीं है अभी? या तो वो यूं कह देता सारी सेल इवन है, तो हम इस 1500 को पकड़ते और 1500 को पकड़ के कहते ये 11 महीने का है। 10 महीनों का है। ये बेस बना रहा हूं आगे पूरे सवाल की। भाई सुनो, एक महीना तो इनका था ही नहीं, जनवरी का तो मामला ही कोई नहीं ना। अब रह गए 11 महीने, हर महीने का बिल अगले महीने में आता है, तो दिसंबर का आया नहीं तो वो चला गया आगे। इसका मतलब ये कितने महीनों के पैसे आए हैं? 10 के। अगर खुदा ना खास्ता अगली लाइन जो आपने घर पढ़ ली है वो ना लिखी होती तो फिर हम क्या कहते? ये 1500 डिवाइडेड बाय 10, ये पर मंथ बनता है इतना। वैसे बनता भी इतना ही है, इत्तेफाक से उन्होंने भी वो नहीं रखी थी, खैर छोड़े। तो हम इसको डिवाइड बाय 10 करते, एक महीने की सेल जो निकल आती तो उसको हम कहते क्लोजिंग में एक महीने की क्या है? रिसीवेबल। लेकिन उसने खुद ही बता दिया, उसने हमें इस टेंशन में नहीं डाला। और वो क्या कहने लगा? पहली बात शुरू से ऑल सेल ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड in the first week of next month and the payment is received in the same month. Sale of beverages during December 15 amounting to 150। ऐसे जैसे अनाउंसमेंट हो रही होती है एयरपोर्ट पे आ गए। थोड़ी देर में जहाज लैंड करने वाला है, सारे जहाज लैंड करने वाले। मुसाफिरों से दरखास्त है सीटों पे बैठे रहें, सीट बेल्ट बांध लें और 150 के बारे में बताएं ये क्या है। ये रिसीवेबल है, डेटर है। ठीक है, दिसंबर की सेल 150 है तो दिसंबर की सेल के पैसे कब आने हैं? जनवरी में। ठीक है, तो अब तो लेजर बना हुआ है, डबल एंट्री क्या करनी? लेजर में जाकर लिख देते हैं क्लोजिंग 150 और बैलेंसिंग आज क्या आएगा? ब्लू बैलेंसिंग ब्लू सेल्स 16। अब ये सेल कहां जाएगी? ये वो नहीं, ये जी 1650। भाई सही है। चलो आज तो माशाल्लाह डेटर का भी लेजर बन गया। लेकिन साथ ही क्योंकि ये बैलेंस हो गया है, अब इसके क्लोजिंग को ले जाओ। डेटर बेवरेजेस कहां जाएगा? करंट एसेट्स में। तो डेटर्स बेवरेजेस, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस देना, ये सवाल में गिवन था। बेओ साईं बेओ। अच्छा है सिंधी मानू है तो सिंधी यार, मुझे बड़ी प्यारी जुबान है यार। अच्छा जी, मैं गया हूँ, बताऊंगा फिर मिलने आना मुझे, कहाँ गया था बताऊंगा। अब ना आना सर, ये कह रहे अब ना आना सर। अच्छा जी, शुरू करें जी आगे। भुट्टो से नहीं मुलाकात हो सकी, हालांकि कहते तो हैं भी। अच्छा मुझे नजर नहीं आया सिंध वाले, मगरब से पहले आ गए तो बात यार। नंबर 3, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेज अमाउंटेड टू 1760,000। आज भाई उसने परचेजेस की फिगर दे दी है। 25% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन्ड अनसोल्ड। यानी अगर इस, हाँ जी, इस 1760 की टोटल परचेजेस का 25% अगर लें तो जो आंसर आता है कितना है? ये क्या है जी? ये क्लोजिंग स्टॉक बेवरेज। बोतलें पड़ी हैं जी अभी तक।
तो एक तो परचेजेस बताई उसने, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सिखाई हमें, कैसे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। आज कोई भी क्लोजिंग गिवन नहीं था, ऐसे ही निकल रहे थे। ओपनिंग तो थे नहीं क्लोजिंग सारे, ठीक है। अब ऐसे ही जरा नजर डालते हैं, सवाल पढ़ते पढ़ते आए थे। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बेवरेजेस, इसके बारे में पहले तो उसूल बताओ। परचेज भी लिखा हो तो हाँ, बैंक की पेमेंट साइड है ना, रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड है, इसमें परचेज का लफ्ज लिखा हो तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेंगे। हमने परचेजेस की 1760 की, पैसे पे किए सिर्फ 1367, तो इसका मतलब कुछ पेबल अभी है, चीजें ज्यादा खरीदी हैं, पैसे कम दिए हैं, तो क्रेडिटर भी है। तो इन्वेंट्री और क्रेडिटर का लेजर भी बना लेते हैं, ठीक है। तीनों दोस्त आज पूरे हो गए, फिर बड़े पुराने बिछड़े हुए थे 2-3 सवालों से, आज आ गए। बस ओपनिंग मुश्किल है, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब आज उसने परचेजेस दे दी, वो जो कभी कभी क्रेडिटर से निकल के इन्वेंट्री में जाती थी, वो परचेज की फिगर आज उसने दी है, क्योंकि आज उसने क्लोजिंग नहीं दी है ना, तो वो हम निकाल रहे हैं अक्सर, जैसे क्रेडिटर का क्लोजिंग हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो परचेज की बात बता दी है तो अच्छी बात है, एंट्री कर लेंगे। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और स्टॉक का लेजर बन रहा है, तो वही एंट्री स्टॉक में, इन्वेंट्री में डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। 1760 से स्टॉक डेबिट और क्रेडिटर बेव 1 अच्छा, यहां पे लिख लेंगे हम स्टॉक, बड़े हो गए ना, परचेज कार्ड के नहीं स्टॉक लिखते, और यहां पे क्रेडिटर्स, ठीक है जी। और साथ ही उसने हमें यह भी बता दिया कि 1760 रुपए का 25% जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 1760 इंटू 25%, 440 वोल्ट का झटका, ठीक है। अगली बात, ठीक है, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई है आपकी, अगर तो फिर आप अगर यही जिद कर रहे हैं तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेते हैं जी। कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग कितना, 1320। लेकिन मैं कह रहा हूं लेजर क्रेडिटर का भी कर लें, ताकि वो कैमरा एक ही बार उधर जाए और ये दोनों क्लोजिंग्स भी लिखाऊंगा, ठीक है। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट हमें रिसीट पेमेंट में नजर आ रही होगी, जरा ज्यादा ऊपर चला गया ये, अभी जिसको हाईलाइट भी किया मैंने, तो इसकी एंट्री बनी क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। किधर गया क्रेडिटर डेबिट 1367 से, और रिसीट पेमेंट वहां में टिक कर देंगे। कैश एंड बैंक लिखना है तो वही लिख लें, एक ही बात है वैसे तो, कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि क्लोजिंग बैलेंसिंग निकला आपके पास, कितना है जी, 393, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक से कॉस्ट ऑफ सेल जो निकली 1320, वो चली जाएगी ट्रेडिंग एक्टिविटी में, और स्टॉक क्लोजिंग में एसेट जो है ये करंट एसेट्स में आएगा। क्रेडिटर में जो निकला करता था आज वो उसने पहले ही बता दिया, आज क्लोजिंग बैलेंसिंग निकला है तो ये क्लोजिंग लायबिलिटीज में चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो हमने 1320 लिख दिया, स्टॉक ऑफ बेवरेजेस करंट एसेट्स में नजर आएगा, कितना है जी, 390 नहीं, वो तो क्रेडिटर था, ये 440 है, सॉरी जी 440। लेकिन ये कैसे निकला है, ये उसी वर्किंग में, वर्किंग नंबर हाँ रेफर कर दो कि वहां हमने कैलकुलेशन की हुई है। और दूसरा है क्रेडिटर्स बेवरेजेस, ये वर्किंग 5 में बैलेंसिंग निकला है आज हमारे पास। तो डायरेक्ट भी हो सकता था, मैं तो फैला के सवाल को कर रहा हूँ और फुला के कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी हो सकता था, जबानी देख लेते, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाकर लिख देते 1760 माइनस 1367, पता लग जाता आपको, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग तो था नहीं। लेकिन अच्छा लेजर बना लो, ज्यादा गलतियां नहीं होती। ले जी, एडजस्टमेंट हो गई हैं 3। अगली बात, ये जो सैलरीज की एडजस्टमेंट है और ये जो यूटिलिटीज की एडजस्टमेंट है और ये जो रिपेयर की एडजस्टमेंट है, ये तीनों 100% सेम है, सिर्फ नाम शाम मुख्तलिफ है, यानी मुख्तलिफ खर्चे हैं। अब ये 3 दफ़ा यहाँ पे कर रहे हैं, अब ये कहीं किसी और पर्चे में एक आध दफ़ा आती रहेगी, तो इसलिए ये सवाल दिया हुआ है, अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वैसे कैसा लगा खुद से ये सवाल करके, मतलब कोई लगा थोड़ा बहुत 50-60% समझ आ रहा था सवाल को, इतना लगा। इनकम एक्सपेंडिचर का तो कॉन्सेप्ट था सिर्फ पॉइंट 1 के अंदर ही, चलो नई चीज थी, जरा सब्सक्रिप्शन था, उसके अलावा तो एक्रूअल प्री पेमेंट्स ही चल रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें थी, बाकी थोड़ी कॉमन सेंस थी और काफी कॉमन सेंस थी। अच्छा चलें जी, पॉइंट 4 पढ़ते हैं। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, होता भी ऐसे ही है एरियर में, यानी कि जनवरी की सैलरी इस साल में उन्होंने दी होगी फरवरी में, हाँ एक ही बोला सिर्फ फौरन कि जनवरी की सैलरी कहां से आई, जनवरी तो है ही नहीं, महीने ही 11 हैं इनके साल में, तो फिर फरवरी की सैलरी तो होगी, फरवरी की सैलरी मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, नवंबर की दिसंबर में, और दिसंबर की नहीं पे हुई होगी, पेएबल होगी, ठीक है। अब यहां तक बात होती तो फिर तो खैर थी। बहरहाल सैलरीज को तो जरा पकड़ो,
ये सैलरीज हैं, ठीक है जी, 1000 रुपये की सैलरीज हैं। अगर सिर्फ इतनी बात हो, जरा थोड़ी देर के लिए आगे ना पढ़ें, समझें कि बस इतनी सी बात ही है, तो सैलरी एक्सपेंस का हम लेजर बनाते हैं। अभी नोट ना करना, ये सही नहीं है, सही वाला नहीं है, अच्छा सही वाला थोड़ी देर में बनाते हैं। सैलरी एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं, ब्रॉड डाउन में कोई पेएबल नहीं है। फिर हम कहते हैं कि 1000 पे हुआ है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट। और फिर क्लोजिंग में हम कहते हैं कि जी ये तो 12 महीने की सैलरी पे हुई पड़ी है। नहीं 12 तो थे ही नहीं, 11 की पे हुई पड़ी है। 11 की पे नहीं हुई है क्योंकि हर महीने की सैलरी अगले महीने में, अभी तो कह रहा था दिसंबर की सैलरी पे नहीं हुई। मैं कह रहा हूं आगे एडजस्टमेंट ना होती तो क्या होता, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, ये 1000 रुपए 10 महीने की सैलरी है, ये 1000 रुपए 10 महीने की सैलरी है। हमें 1 महीने की निकालनी है तो डिवाइड बाय 10 इंटू 1 करते हैं और हम कहते हैं जी ये 100 आया है। और बाकी एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग जो आती है वो कितनी आती, अभी ये बनाना नहीं है, गलत है, ओके, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। तो एक्सपेंस बैलेंसिंग निकलना था 1100, ठीक है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी डाली इसने, और इसने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड। ये मैंने सेम क्यों कहा, ये सभी ऐसे हैं, यूटिलिटीज इंक्लूड, रिपेयर मेंटेनेंस इंक्लूड। तो जब भी इंक्लूड वाली एडजस्टमेंट आएगी ना, एक ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं, हमेशा वैसे ही कर लेंगे। उसमें हम एक दरख्त बनाएंगे, उस पर 2 शाखें लगाएंगे, एक एक उल्लू बिठाएंगे और फिर बोलेंगे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा, ऐसे करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे। देखो सैलरीज जो 1000 रुपए गिवन है, ये सारी की सारी सैलरी एक्सपेंस में नहीं जा सकती, थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए ये जो हमने यहां लिखा है ये फिर शायद गलत कर दिया हमने, सारा ये सैलरी एक्सपेंस था ही नहीं। इस वजह से शायद ये क्लोजिंग भी सही नहीं निकला हमारा, क्योंकि इसी को यूज करके हमने क्लोजिंग निकाला है, और फिर शायद इसी वजह से एक्सपेंस भी सही नहीं निकला, ठीक है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ गई ना, पहले सिंपल और अब तिलों वाली, पहले सादा थी अब तिलों वाली। क्या है जी, कहते हैं द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड्स एन एडवांस अमाउंटिंग टू 10,000, एडवांस अमाउंटिंग टू 10,000 पेड टू एन एम्प्लॉई ऑन 1 दिसंबर, हमारे साल में पे किया है द एडवांस। अच्छा अगली बात छोड़ो, अगर एम्प्लॉय को एडवांस दें तो ये हमारा एक्सपेंस है या एसेट है? भाई एडवांस है, राइट टू रिसीव। अब दोनों बातें हो सकती हैं, कभी हम उससे पैसे ही वापस ले लें, लाइक लोन उसको दे दिया, और कभी उसे कहें अगले 2 महीने काम करते रहो, पैसे नहीं देंगे, सर्विसेज ले ले। इसको जगा देना भाई को, ठीक है। हिम्मत कर यार, थोड़ी सी अहम एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा फिर टेस्ट होनी है। जैसे क्वालिटी एंटरप्राइजेज वाली एडजस्टमेंट एक बार हमने कब के पहले दिन कर ली थी, दूसरे दिन फिर उसके बाद उनको यूज़ करते रहे। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ये एडवांस टू एम्प्लॉय जो है ये सैलरी एक्सपेंस नहीं है, अभी एडवांस दिया है। हाँ ये राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती है, दोनों सूरतों में ये एक एसेट है, फिलहाल एसेट है। एडवांस सैलरी दी है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी दिया है, लोन टाइप चीज है। अभी ये पैसे खर्चा हमारा हुआ नहीं है, सर्विसेज हमने ली नहीं है, तो ये एक्सपेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। और आगे वो क्या कह रहा है, द एडवांस इज रीपेएबल ऑन 1 फरवरी 16, तो ये वापस कर देगा एडवांस 1 फरवरी 16 पे, यानी कि पैसे के अगेंस्ट इसने सर्विसेज नहीं देनी बल्कि पैसे ही वापस कर देनी है। दोनों सूरतों में ये 10 रुपए जो हैं ये हमारा सैलरी एक्सपेंस नहीं है, आज ये हमारा एसेट है, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है, ठीक है। तो अच्छा पिछली क्लास के बाद ना एक बच्चा है, मजे की बात बताऊं, कहने लगा सर ये इसने लिखा हुआ है एडवांस इज रीपेएबल ऑन 1 फरवरी, यानी कि वो 1 फरवरी को उसे फिर एडवांस देगा, फिर एडवांस देगा। नहीं भाई, रीपेएबल का मतलब है ये एडवांस जो एम्प्लॉय ने लिया है ये हमें वापस करना है 1 फरवरी को। मैंने कहा कोई इधर भी ना सोच लेना क्लास के बाद फिर कोई लड़का लड़के लेकर आ जाए और कहे नहीं जी ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। तो बहरहाल क्या है जी, ये 1000 जो है, ये 1000 जो है इसमें 10 क्या है, एडवांस। 10 क्या है जी, एडवांस। तो एक शाख पे हमने बिठाया एडवांस वाला उल्लू, इसकी एंट्री बताएं, एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट 10 से, ठीक है। ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। बाकी बैलेंसिंग कितना बचा, ये 990 हमारा एक्सपेंस है, इसकी एंट्री खुले दिल से करो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट 990। ये बात समझ आई है। अब ये दोनों एंट्रीज अलग अलग पास कर दो, ठीक है। 10 की एंट्री डायरेक्ट पास करो, लेकिन ना यहां पर अब ये 10 है, ये 10 इस तरह से ना तोड़कर मैं लिख लेता हूं, सॉरी 1000 जो है इसमें से 10 और 990। अब पहले जब 10 की एंट्री करूंगा तो इसको टिक कर दूंगा, 990 की इसको टिक कर दूंगा। टोटल में रिसीट पेमेंट 1000 से क्रेडिट होना था, वो हो गया है, वो सही हुआ है, बस डेबिट अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं हम। इसलिए मैंने कहा कि दरख्त लगाओ, 2 शाखें बनाओ, उल्लू बिठाओ, ठीक है। तो 10 रुपए की एंट्री, 10 रुपए एडवांस टू एम्प्लॉइज, करंट एसेट है, 2-3 महीने बाद कह रहे हैं वापस कर देगा, तो एडवांस टू
एम्प्लॉय, एडवांस टू एम्प्लॉय, करंट एसेट है, वापस आने हैं पैसे, ठीक है। इस सवाल में गिवन था 10 से डेबिट और इधर देखो कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट, ये हुआ पड़ा ऑलरेडी, करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट 990 एंट्री, अब देखो ये 990 आना है इधर, 990 सैलरी एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक हो गया। अब सारा कुछ ही वैसे तो बदल गया, अब ये 990 है, कितने महीनों की सैलरी जो पे हुई पड़ी है, रिसीट पेमेंट से उठाई है ना, तो पेमेंट तो 10 महीनों की हुई है, तो सैलरी कितनी थी, 1000 नहीं थी, 900 थी, 10 तो बीच में एडवांस पड़ा हुआ है पेमेंट में, तो वो बीच में नहीं जाने देना, ठीक है। 1000 नहीं है, 990 है, और ये क्लोजिंग 99 है, और यहाँ पर थोड़ा सा तो फर्क आया, कौन सा फर्क पड़ना, तो खैर है जी 108, सर थोड़े से रुपयों का तो फर्क आया सर, आए नंबर नहीं मिलने थे, एडजस्टमेंट करनी है असल में, पैसा मटीरियलिटी पे ना चले जाओ जी जी। हमने एडवांस दिया है, इसके अगेंस्ट वापस पैसे आने हैं अगले साल फरवरी में, तो उसने सर्विसेज के अगेंस्ट देनी ही नहीं है, सर्विसेज इसके अगेंस्ट देनी ही नहीं है, पैसे लिए हैं उसने, पैसे वापस करना है, दिस इज लाइक लोन टू एम्प्लॉय है ये, ठीक है। ओके, लिखा हुआ है आगे उसने कि ये 1 फरवरी 15 को वापस कर देने हैं, उसने रीपेएबल लिखा था, ठीक है, वो सही है। अच्छा जी, चलें जी, अब यहां से क्या मिल गया हमें, एक्सपेंस की फिगर भी और क्लोजिंग पेएबल भी, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में आ गई, वर्किंग नंबर 7 में हमने निकाला है इसको, 1089 का एक्सपेंस, ठीक है, और सैलरी पेएबल 90, ये भी उसी वर्किंग में हमने निकाला है, यहां से 99 लिख दो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके करने के बाद ना, ये अगर किसी ने पिक्चर लेनी है तो इस एडजस्टमेंट की अलग से, ये दरख्त, 2 शाखें, एक उल्लू, और ये ट्रीटमेंट, इसको अलग से एंटर करना, इसको अलग से एंटर करना, ऐसे ही रखना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इस एडवांस को यहां पे डाल देते हैं, आंसर तो ठीक आ जाता है, लेकिन फिर कॉन्सेप्चुअली बात पकड़ में नहीं आती है, फिर वो बस शॉर्टकट के चक्कर में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता, तो कोई मसला नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता। ये ना दरख्त बनाते हैं ना पर्चे में सिर्फ देखना कि आपको नजर आ रहा होगा रिसीट पेमेंट में 1000, और नीचे लिखा होगा इसमें 10 जो है वो सैलरी नहीं है, आप कहोगे जी क्या है, वो कहेगा एडवांस है, आपको रुको 1 मिनट, फिर 10 की एंट्री कर लोगे, बाकी 990 को डायरेक्ट लेजर में लिख लोगे, ऐसे करना है पर्चे में, ठीक है, डन जी। अब बाकियों को देख लो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिक्चर लेनी बाद में, बाद में। नंबर 7, पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज इंक्लूड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनीज, वापडा का मीटर लगवाया, एक डिपॉजिट लेते हैं वो जमा करवा दिया, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये बिजली का बिल कहेंगे, अभी नहीं, ये हमेशा के लिए एडवांस में है, जब तक मीटर वापडा वालों को वापस नहीं करोगे, ये उन्होंने वापस नहीं करना, तो वो मीटर कहाँ वापस करते हैं, वो अगले बंदे के पास, अगले बंदे के पास चीजें चली जाती हैं, ठीक है ना, घर बेचा साथ उसके पैसे भी ऐड करके बेच लिए। तो बहरहाल आप अगर खुद भी रखें मीटर, 50 साल इस घर में बैठ रहे हैं, मीटर लगा रहेगा, डिपॉजिट पड़ा रहेगा, ये कभी भी एक्सपेंस नहीं है, तो एसेट है, बात समझे हो। अब यूटिलिटीज तो एक्सपेंस को कहते हैं, यानी कि बिजली का, गैस का, पानी का बिल वगैरह, ये तो एक्सपेंस है, लेकिन इस फिगर के अंदर भी एक उल्लू बैठा है, वो उल्लू एक्सपेंस नहीं है। अगर सारे यूटिलिटी का कितना है, 570 है, ये सारे 570 की अगर आपने एंट्री कर दी यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, तो गड़बड़ हो जानी है। अब भी यहां पर भी क्या होगा, यहां पर कितना 20 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी एसेट, और बाकी 550 क्या है, यूटिलिटी एक्सपेंस, बिल्कुल सेम है। जल्दी जल्दी करते हैं आप इसको, 570 टोटल है, इसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है जी 20, ये 20 की एंट्री बनेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, ये पर्चे में करनी नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पर्चे में डायरेक्ट करेंगे पास, और कैश एंड बैंक क्रेडिट 20 से, और बाकी बैलेंसिंग 550 बनता है, ठीक है ना, 550 ये बैलेंसिंग है, ठीक है। इसकी एंट्री होगी यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट। अब ये एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, खामोश हो, यूटिलिटी कंपनी को दिया हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये नॉन करंट एसेट होता है, करंट में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा, मैं तो अब ये बना नहीं रहा, आप पीपी इकट्ठे लिख लेना, या आपके 2 एसेट्स हैं, कौन कौन सा, फिक्सचर्स हैं, वैन है, पीपीई भी लिख सकते हो इनके लिए, ठीक है। और ये क्या है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये एंट्री मैं करने आया हूं,
सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 रुपए से डेबिट और रिसीट पेमेंट 20 रुपए से क्रेडिट। सेम, बिल्कुल 100% सेम एडजस्टमेंट है, करवानी भी नहीं चाहिए थी दोबारा। तीसरे आप जबानी करवाऊंगा रिपेयर वाला। अच्छा, अब दूसरे की एंट्री का तो यार रिवीजन हो जाती है ना। दूसरे की एंट्री करो जी, ब्रॉड डाउन कोई नहीं है, दूसरे की एंट्री आ गई 550 से यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक क्रेडिट। यहां तक तो कोई मसला नहीं था। अब आगे क्या कहता है? कहता है यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन 7th डे ऑफ, वही बात सेम जी। जनवरी का बिल फरवरी में पे करेंगे, हाँ जनवरी है ही नहीं, चलो शुक्र है अब ये तो पक्का हुआ। तो फरवरी का बिल मार्च में, मार्च का अप्रैल में, नवंबर का दिसंबर में, और दिसंबर का पेबल। एक महीने का बिल क्या होगा? पेबल। अब ये 550 कितने महीनों की पेमेंट है? 10 की ना। तो फिर क्लोजिंग अज्यूम करेंगे, सवाल की खामोशी केस में अज्यूम करना पड़ेगा कि हर साल हर महीने का बिल, यूटिलिटी हो सकता है ऐसा वाटर बिल हो वो हर महीने सेम आता हो, ठीक है ना। यूटिलिटी बिल जो है वो क्लोजिंग में पेबल है। कैसे निकालेंगे जी? 550 है 10 महीनों का, हमें चाहिए 1 महीने का, 55 आ जाएगा, और ब्लू एक्सपेंस आ जाएगा। अब मैं लिखने नहीं जा रहा वहां पे, ठीक है ना। ये 605 का एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और ये क्लोजिंग पेबल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में नजर आ जाएगा। 1 महीने बाद तो पे हो जाना है, ठीक है। कोई मसला? ये लो जी, एडजस्टमेंट नंबर 7 है। ये कौन सी है? 8, वट एवर। अच्छा, ऐसे तो पालो लड़ाई। ओके, अब तुम्हारा मोबाइल निकला है आधे घंटे बाद। इतनी देर से मैं बैठा हूं यहां पे, इसीलिए किसी ने पिक्चर लेनी हो तो ले लें। अब ठीक। अच्छा, इधर अब तुम कह रहे हो इधर करूं, मैं आ रहा हूं, कहते सर आप आ रहे हैं और बिल्कुल तस्वीर अच्छी नहीं आ रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहे आप मुझे। तो सही है ना, करना क्या है तुमने जी? इधर देखें, 0.7 हो गया है, 0.4 भी हो गया है, 0.9 भी हो गया है। पढ़ो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 100 पेड टू ठेकेदार फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग शेड। ये तो एसेट है, नॉन करंट नहीं, करंट ही होता है। आपने 5 साल पहले नहीं दे देना होता एडवांस कंस्ट्रक्शन कराने से पहले, महीने 2 बाद शुरू हो जानी है कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एडवांस दो तो क्या 5 साल पहले दोगे एडवांस कंस्ट्रक्शन शुरू कराने से पहले? ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। वो यार हम कोई बिल्डिंग ले थोड़ी रहे हैं किसी से, हम बिल्डिंग बनवाने लगे हैं। ठेकेदार आया है, उसने कहा जी काम शुरू करना है, कुछ एडवांस दे दें। 5 साल बाद एडवांस देंगे, 5 साल बाद बिल्डिंग शुरू होगी, महीने में ही शुरू होनी होगी, 2 में शुरू होनी होगी। वो काम शाम चीजें पूरी कर रहा है। मोबिलाइजेशन एडवांस समझाया भी था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कुछ याद आया? समझ आया जी? तो ये एडवांस, बाहर वो लड़ाई हो रही थी हमारी करंट नॉन करंट की। आप छोड़ें, एडवांस एडवांस होता है, ठीक है। ओके, ये एडवांस है, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा हमारी कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट। बहरहाल मसला ये नहीं, मसला ये है कि रिपेयर कितना है? रिपेयर ये पड़ा है जी, ये 275। इस 275 में 175 नहीं 100 ये एडवांस है और 175 बचेगा फिर रिपेयर। अब ये 100 की एंट्री आप करोगे एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन डेबिट करंट एसेट्स में, ठीक है, और कैश एंड बैंक क्रेडिट। दूसरी एंट्री आप करोगे 175 का, आप लेजर बना लोगे रिपेयर एक्सपेंस का, एंट्री करोगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 175 से और कैश एंड बैंक क्रेडिट। अब अगर यहां भी खामोश होता तो हम अज्यूम यही करते हैं कि 10 महीने का बराबर ही होगा इवनली, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है। इसलिए उसने अगली बात पे खुद बताई कि रिपेयर बिल्स अमाउंटिंग टू 7,000 वर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, क्लोजिंग पेएबल है 7,000 आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग पेएबल के एडजस्टमेंट से एक्सपेंस निकलना था इनकम एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग पेएबल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज। आसान के मुश्किल, इतना आसान के बच्चे सो रहे हैं। चले, अच्छा जी, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब रह क्या गया? ये एडजस्टमेंट भला अब आपको मैं बताऊं, कितनी शर्म आएगी आपको। आपने 2 लेजर ओपन करने हैं, बुक वैल्यू पे बना लो, बुक वैल्यू पे बना लो एसेट अकाउंट। पहली एंट्री करोगे फर्नीचर डेबिट कैश एंड बैंक क्रेडिट, दूसरी एंट्री करोगे वैन डेबिट कैश एंड बैंक क्रेडिट। फिर आखिरी पॉइंट पे पहुंचोगे तो लिखा होगा डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सवाल खामोश है। 11 महीने की डेप्शन लेनी है, यकम फरवरी को एडिशन हुआ है, लिखा हुआ है यकम फरवरी, रेट्स दिए हुए हैं, तो एंट्री करनी है एक्सपेंसेस में ही, वर्किंग में ब्रैकेट में करके एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, एक्सपेंस उधर चला गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इतनी आसान एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट 8 में आपको कराऊं, आपके लिए कितनी शर्म की बात है। लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 फरवरी कवरिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 1 महीने की प्री पेमेंट आएगी, लेजर बन जाएगा, एक्सपेंस निकल आएगा, प्री पेमेंट आ जाएगी क्या करोगे
0.5 रेंट ऑफ 3 month वॉज पेड 3 years। ओ यकम फरवरी को ये एडवांस रेंट दिया है, 3 years का है। 3 years मतलब 36 months कह लो, 36 महीनों का एडवांस पे कर दिया। अब यकम फरवरी से ये क्लब शुरू हुआ है, तो इस साल में तो सिर्फ 11 महीने एक्सपेंस में जाएंगे और इस साल की एंड पे 25 महीने प्री पेमेंट है। 25 महीने प्री पेमेंट है, दिखा दें इनको, 25 महीने प्री पेमेंट है। ऐसे ही है एसेट। लेकिन मसला ये है कि सारे का सारा अगले एक साल में एक्सपेंस नहीं बनना। 25 महीने का जो है तो 11 का करंट, 12 का करंट और बाकी 13 का नॉन करंट आएगा। और ठीक है, तो लेजर बिल्कुल वैसे ही बना लेना था आपने, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, रेंट का यहाँ पर कैश एंड बैंक आ गया, ब्रॉड डाउन है कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग में प्रीपेड है, वो प्रीपेड आएगा 35 मंथ का जितना भी बने। ठीक है ना, ये 35 मंथ में से आप कहोगे 12 मंथ्स जो है वो करंट है और बाकी 13 का नॉन करंट, कर लोगे ना। अब ये पॉइंट ऐसे ही बस पढ़ाना था। कहता है जी पर 0.5 बना दो या बन जाएगा। 0.5 रेंट वाला मुश्किल नहीं है, करके देखने की जरूरत है, मुश्किल नहीं है। 36 महीनों का रेंट एडवांस में दिया है, 11 महीने एक्सपेंस में गए, 25 प्री पेमेंट है। इस 25 की प्री पेमेंट को ईयर एंड पे खड़े होकर देखो तो 12 अगले महीने में एक्सपेंस बन जाना है, तो वो करंट में रखना प्रीपेड रेंट और बाकी बैलेंसिंग नॉन करंट में, वो 13 महीने बनते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, प्रेजेंटली क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस। हाँ जी, हमें पता है, हमने 3 साल किराया भी दे दिया है। हाउएवर अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली। टाइटल ऑफ लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। इसीलिए शायद लैंड का लफ्ज इधर लिखा हुआ नहीं आ रहा था, बल्कि एडवांस फॉर प्लॉट लिखा हुआ आ रहा था। क्योंकि आपने बचपन में एक बात पढ़ी हुई है कि एसेट उसे कहते हैं जो रिसोर्स बिजनेस की ओनरशिप में हो। अभी ये ओनरशिप में नहीं आया, हमने बस एडवांस दिया हुआ है, सौदा हो गया है, वो कह रहे हैं बस नाम नूम ट्रांसफर होना रहता है और काम भी हम शुरू कर देंगे। भाई हम क्या करें, एडवांस फॉर प्लॉट है तो एडवांस फॉर प्लॉट ही है, इसको हम पीपीई नहीं कह सकते। तो इस एडवांस फॉर प्लॉट को आपने सिंपली करंट एसेट्स के अंदर शो कर देना था, क्योंकि ये शॉर्टली जो है ना, शॉर्टली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जानी है, हमारे नाम लग जाना है। तो एंट्री करेंगे आप एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट 65,000 से। वैसे करंट एसेट्स में रखना, कहाँ रखोगे, करंट एसेट्स में। लो जी, इस सवाल में तो कुछ भी ना निकला। अब कोई तस्वीरें बनानी है तो अभी ये लें, बाद में फिर ये ना कहिएगा। ये हैं जी इधर रखना है, सॉरी यूं बताओ ना, यूं रखना है। अच्छा जी, आप बात करें, अब वो बाकी बताता हूं, फिलहाल ये तो खींच लो तस्वीरें। लैंडमेंट खराब हो गई तुम्हारी, लैंडमेंट ले जाएं तुम्हें फिर वर्कशॉप पे। वर्कशॉप आज बहुत बोर क्लास थी, है ना। असल में ना टॉपिक जब आज टाइम पिछली क्लास में बचा नहीं, लाइफ मेंबरशिप पढ़ाता तो थोड़ा सा ट्विस्ट पड़ जाता। अब जाहिर सी बात है, कोई नई चीज़ ना सीखें तो, हाँ नई चीज़ की एप्लीकेशन ज़रूर थी इस सवाल में, लेकिन सीखा क्या नया है। क्रूअल प्रीपेमेंट नया था, कुछ भी नया नहीं था सवाल के अंदर। नॉन करंट करंट नया था, तो फिर ऐसे ही सवाल है मोर और लेस। आप कॉन्फिडेंस गेन करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो होमवर्क में सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करना महसूस कर रहा हूं मैं कि कर रहे हैं शुरू। तो एक होमवर्क का सवाल आप करेंगे जिसमें आप खपें खुपेंगे। जाहिर है डिस्कस तो मैं करूंगा ही, हो सकता है कल ना करूं, परसों करूं, कल कोई मैं लाइव मेंबरशिप करवा के एक नया सवाल करा दूं, ये तो डिपेंड करता है उस पर। वैसे मेरे ख्याल में ऐसे ही करूंगा कि लाइव मेंबरशिप डिस्कस करके मैं लेयर क्लब वाले सवाल की तरफ चला जाऊं। लेकिन ये सवाल में जो कोई मसला होगा वो कल ना हुआ डिस्कस तो परसों हो जाएगा, पर ये सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना है। ऐसे समझो कि सर ने बस पढ़ा के क्लास खत्म कर दी थी और फिर जो हम पर्चे में गए तो सर ने पढ़ाया हुआ था कुछ और सवाल आ गया ऐसा।
अब सर को गालियां क्या निकालनी, कोशिश करते हैं पर्चे में। ऐसे करके आपने घर पे ट्राई करना है, ठीक है। पेज नंबर 883 पे है क्वेश्चन नंबर 7, पास पेपर 7। अभी छोड़ दो फिलहाल, पहले पता नहीं क्या कर रही थी आप। क्वेश्चन 7 है लेयर क्लब, एग्जेक्टिव क्लब। अच्छा सुने, अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज रिजाइंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अंदर ना फ्रॉड की डिटेक्शन का तरीका भी बताना है, वो भी कल मैं खुद बताऊंगा, लेकिन आपको जो समझ में आया आपने वो करना है इस सवाल में, ठीक है। इसमें जो मजे की बात है ना, बुक्स बंद करते हुए ना दिमाग बंद हो जाता है, इसलिए सुन लो आराम से। मैंने बुक्स बंद करने का नहीं कहा, यह बहुत शदीद बदतमीजी वाली बात होती है। अच्छा जी, अब खोलने में भी खड़खड़ ना करो, टाइम ना लगाओ, बस जहां पे हो वहीं रुक जाओ। समरी ऑफ बैंक अकाउंट आज गिवन है, आज रिसीट एंड पेमेंट गिवन नहीं है। और मजे की बात, कुछ कैश में भी खर्चे हो रहे हैं, यानी आज बैंक का लेजर सिर्फ बना हुआ है, कैश का लेजर आपको खुद बनाना पड़ेगा। अब उसके अंदर बड़े मजे की बात ये थी, ये जो एग्जेक्टिव क्लब है, इन्होंने कोई स्नूकर के पट्टे लगाए हुए हैं, उनसे पैसे आए हैं, इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव की हैं, इन्होंने कोई डोनेशन रिसीव किया, ये आपको समझ नहीं आएगा, स्पेसिफिक डोनेशन है, कल ही समझाऊंगा। इन्होंने कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और सेल्स के पैसे कमाए हैं। अब ये जो सारे पैसे आए हैं, ये तो नहीं आए, तो ये तो बिल्डिंग आ गई, ठीक है ना। आए हैं पैसे, ये आए हैं, यहां नजर नहीं आ रहे, यहां पे तो सिर्फ क्या नजर आ रहा है, बैंक डिपॉजिट्स। ओपनिंग तो है ही, इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है भाई, स्नूकर की गेम लगाकर आएगा हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दें? नहीं, वो कैश की वो दे जाएगा, कैश की दराज में इकट्ठे होते रहेंगे और बाद में हम दिन के एंड पे या हफ्ते के एंड पे एक ही बार उसको बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, सिंपल। यानी ये सारे खर्चे, जो सारी इनकम्स होंगी ना, उनकी एंट्री आप करोगे, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट स्नूकर फी इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट सेल ऑफ जो भी चीज है क्रेडिट, और फिर कैश क्रेडिट बैंक डेबिट। ये फिगर ऑलरेडी गिवन है, बैंक वाली साइड गिवन है, कैश की साइड पे लिख लोगे और क्लोजिंग निकालोगे, बहुत खपना पड़ेगा। बाकी जिन मौजूद है उनके लेजर तो बनाओगे ही। ये पॉइंट जो है ना, ये आपने इग्नोर कर देना है, सोल्यूशन में भी मैं इंशाल्लाह बदल दूंगा, आप इसको छोड़ें, इसके बगैर सवाल करिएगा। यूं समझिएगा सर ने बस धोखा ही दे दिया, जितना पढ़ा के बस कर दी, पर्चे में सवाल है वो तो कभी सर ने क्लास में जिक्र ही नहीं किया था। तो चलो अब क्या हो सकता है, हाथ पांव तो मारेंगे ही, एक सिचुएशन सामने आ गई, मैं फिर सवाल ये करा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है जी, तो ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब सी व्यू में तो कोई ऐसा बचा नहीं कि अब हम वही, पिछले बार बच्चे कहते हैं हम वही दोबारा कर लें, मैं क्या होने दे, तो की करना है, तो वही दोबारा करने का क्या तो बनता है। नया सवाल करो, थोड़ा परेशान हो क्या रहा है हमारे साथ, फिर इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।